तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आकाश और अंजलि ये जानकर हैरान हैं कि बुली गैंग का राजीव खुशी का भाई है। वहीं दूसरी तरफ धोखे से अंजलि शिवाक्ष के साथ कॉलेज के ही एक रूम में बंद हो जाती है। आइए जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अंजलि, ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान की नीयत उसकी नज़रों से पता चल जाती है। आप मुझे परेशान करते हैं लेकिन आपकी नज़रें मुझे ख़राब नहीं लगी। मुझे कोई बुरी वाइब्स नहीं आ रही और मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि मैं आपके साथ सेफ़ हूँ। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष सोच में पड़ गया। क्या उस पर विश्वास करना किसी के लिए इतना आसान है? सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ घुमा दिया। अब आगे। अंजलि की कही बात को वो सोचता रहा और करीब 1 मिनट के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे ये कैसा एहसास था जो उसे हो रहा था। शिवाक्ष बिना अंजलि की तरफ देखे बोला, अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? मतलब पूरा नाम पूछ रहा हूँ। अंजलि आर्या। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। अंजलि आर्या। शिवाक्ष उसका नाम रिपीट किया। और मेरा नाम शिवाक्ष ने इतना कहा ही था कि इससे पहले ही अंजलि बोल पड़ी, शिवाक्ष राजवंश। शिवाक्ष आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। अभी अभी आपने बताया। बोलते हुए अंजलि ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ शिवाक्ष की आवाज़ की कॉपी करते हुए कहा, आई एम शिवाक्ष राजवंश। शिवाक्ष ने उसे अपनी नकल करते देखा तो आंखें छोटी करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने ऐसे बोला था क्या? हाँ, अंजलि तपाक से बोली और फिर आगे बोली, मतलब बोला तो ऐसे ही था लेकिन एक्सप्रेशन इससे भी ज़्यादा बुरे थे। शिवाक्ष उसके ऐसा कहने पर हंस दिया लेकिन अंजलि उसकी हंसी नहीं देख पाई थी। शिवाक्ष ने अपना सिर पीछे दीवार के साथ लगा दिया। अंजलि भी अपना सिर पीछे दीवार से टिकाए बैठ गई। दोनों के बीच फिर से खामोशी सी छा गई। दूसरी ओर खुशी ने आकाश को फ़ोन लगाया तो आकाश ने फ़ोन उठा लिया। खुशी, आकाश तुम्हें भी अंजलि का फ़ोन आया था क्या? आकाश, हाँ खुशी आया तो था लेकिन अब वो फ़ोन उठा ही नहीं रही। मैंने बहुत बार ट्राई किया। खुशी, सेम हियर। अब क्या करें? आकाश, कर क्या सकते हैं, इंतज़ार करते हैं जब अपने फ़ोन में हमारी कॉल्स की नोटिफिकेशन देखेगी तो वापस कॉल कर ही देगी। खुशी, सही कहा। आकाश ने जल्दी से जवाब दिया। फिर कुछ और बोलने लगा तो खुशी बोली, अच्छा फिर बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। आकाश ने सुना तो अपनी बात बोलने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। ठीक है बाय, कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया। अंजलि और शिवाक्ष कॉलेज में ही बंद थे, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। श्वेता को तो सिर्फ इतना पता था कि उसने अंजलि को म्यूज़िक रूम में बंद किया। वहीं शिवाक्ष भी उसके साथ बंद था। ये बात तो श्वेता को भी पता नहीं थी। राजवंश हाउस। प्रेरणा जी हॉल में घूमते हुए शिवाक्ष को फ़ोन मिला रही थी लेकिन शिवाक्ष ने कॉल नहीं उठाया। शायद अक्षत और अपने बाकी दोस्तों के साथ फिर घूमने निकल गया होगा। ज़्यादा कॉल किया तो मेरे लिए परेशान होने लग जाएगा। अभी रहने देती हूँ, कल ही बात कर लूँगी। बोलते हुए प्रेरणा जी अपने कमरे की ओर सोने चल दी। श्वेता का घर। श्वेता और मालविका दोनों श्वेता के कमरे में थी। मालविका बेड पर लेटे हुए अपना फ़ोन चला रही थी। अक्सर वो श्वेता के घर आती जाती रहती थी। वहीं श्वेता शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही थी। श्वेता ने शीशे में देखते हुए पूछा, मालविका, क्या वो अंजलि मुझसे ज़्यादा सुंदर है? मालविका ने उसकी ओर देखा और बोली, कैसी बातें कर रही हो श्वेता? कहाँ तुम और कहाँ वो? क्या मतलब? बोलते हुए श्वेता ने अपने बालों की लट में उंगली घुमाई और मालविका की ओर देखने लगी। मालविका सीधे बैठते हुए बोली, मतलब ये कि तुम अपने आप को देखो और उसे देखो। कहाँ तुम एक हाई स्टैंडर्ड वाली हाई क्लासी लड़की और कहाँ वो एक गांव से आई हुई मिडिल क्लास गंवार लड़की। तुम दोनों का तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मालविका ने कहा तो श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्वेता ने एक बार फिर पूछा, अगर मैं मेकअप ना करूं तो उसमें और मुझ में से कौन ज़्यादा सुंदर लगेगा? ऑफ कोर्स तुम श्वेता। बोलते हुए मालविका उसकी ओर आई और उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम उसके साथ खुद को क्यों कंपेयर कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलते हुए श्वेता कमरे से बाहर की ओर जाते हुए बोली, चलो खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। मालविका ने भी सिर हिला दिया और उसके पीछे चल दी। म्यूज़िक रूम। अंजलि और शिवाक्ष काफ़ी देर से दीवार से सिर टिकाए हुए बैठे थे। दोनों की आंखों में ही नींद नहीं थी और दोनों ही बिल्कुल खामोश बैठे थे। खामोशी को तोड़ते हुए अंजलि ने कहा, शिवाक्ष कुछ कहिए ना, सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा और भूख भी लग रही है। शिवाक्ष,
भूख तो मुझे भी लग रही है। अच्छा बताओ क्या गाऊं? अंजलि ने शिवाक्ष को उसकी बात सुनते देखा तो उसे अच्छा लगा। कुछ भी गा दीजिए जो आपको अच्छा लगे। बोलते हुए अंजलि हल्का सा मुस्कुरा दी। अंधेरे में शिवाक्ष को उसका चेहरा अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि अंजलि अभी मुस्कुराई थी। कुछ भी मतलब? कुछ भी ना? शिवाक्ष ने शरारत से भरकर पूछा। नहीं नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा जो सुनने में अच्छा लगे और हो भी अच्छा। अंजलि ने जवाब दिया। जैसे कि क्या अच्छा लगता है तुम्हें? शिवाक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। ऐसे गाने जिनमें फीलिंग्स हो, गंदे शब्द और अश्लीलता ना भरी हो, सादगी भरे हों। अंजलि ने सहजता से कहा। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया और गिटार के तार बजाते हुए गुनगुनाने लगा। ये सुंदल के केसू, ये आरीश गुलाबी, ज़माने में लाएंगे एक दिन खराबी, फना हमको कर दे ना ये मुस्कुराना, अदा काफिराना, चलन जालिमाना, मीठे मीठे लफ्ज़ों का जाल ना उछालो, हमें ज़िंदा रहने दो ए हुस्न वालों। शिवाक्ष ने गाया तो अंजलि के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखर गई। शिवाक्ष आगे गाता रहा और अंजलि आंखें बंद किए सुनती रही। कुछ देर बाद जब शिवाक्ष ने गाना बंद किया तो बोला, तो कैसा लगा? बोलकर शिवाक्ष जवाब आने का इंतज़ार करने लगा। कोई जवाब न आने पर उसने फिर से पूछा। मैंने पूछा कैसा लगा? बोलते हुए उसने अंजलि को देखा। फिर से कोई जवाब नहीं आया तो शिवाक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे हिलाया और अंजलि उसकी ओर को ढल गई और शिवाक्ष ने उसे बाहों में पकड़ लिया। सो भी गई। बोलते हुए शिवाक्ष ने चांद की हल्की रोशनी में उसके चेहरे को देखा और आगे बोला। तो मतलब मुझे लोरी गाने वाला बनाया हुआ था और उस लोरी को सुनकर मैडम को बस सोना था। ओह गॉड। बोलते हुए शिवाक्ष ने रोशनदान से बाहर की ओर देखा। सामने उसे चांद दिखाई दिया। फिर उसने अंजलि के चेहरे की ओर देखा जो अंधेरे चांद की रोशनी में चांद की तरह ही चमकता हुआ लग रहा था। शिवाक्ष ने अंजलि के चेहरे पर बिखरी जुल्फों को साइड किया और कुछ पल उसके चेहरे को निहारता रहा। बाहर बिजलियां कड़कने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। शिवाक्ष को महसूस हुआ कि अंजलि शिविर करने लगी थी। उसके होंठ भी कांपने लगे थे और दांत किटकिटाने लगे थे। शिवाक्ष ने उसे ज़मीन पर लिटाया और अपनी डेनिम जैकेट उतारकर अंजलि को उड़ा दी। फिर उससे थोड़ा दूर होकर वो भी ज़मीन पर लेट गया और फिर कुछ ही देर में उसे भी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सुबह 4 बजे सुबह हुई तो रोशनी कमरे के अंदर आने लगी। अंजलि के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो उसने कसमसाते हुए आंखें खोली। फिर उठकर बैठी तो देखा कि उसके ऊपर शिवाक्ष की जैकेट डाली हुई थी। अंजलि ने सिर घुमाकर देखा तो उससे कुछ दूर ही शिवाक्ष लेटा था। उसकी लंबी जुल्फें उसके माथे को कवर किए हुए थी। सोते हुए वो बहुत मासूम सा नजर आ रहा था। अंजलि दीवार से सिर टिकाए बैठ गई और शिवाक्ष को देखने लगी। फिर अपने ऊपर डाली हुई शिवाक्ष की जैकेट को देखने लगी। रात के बारे में अंजलि ने याद करना चाहा तो उसे हल्का सा याद आया कि रात को उसे ठंड लगने लगी थी। रात को ठंड हो गई थी, पर ठंड होने के बावजूद उन्होंने अपनी जैकेट मुझे क्यों उड़ा दी? सोचते हुए अंजलि जैकेट पर चिपके हुए अपने कुछ बालों को निकालने लगी। कुछ वक्त बाद ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई तो शिवाक्ष की नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए अंगड़ाई ली और सिर के नीचे हाथ लगाकर सीलिंग को देखने लगा। फिर चेहरा घुमाकर अंजलि को देखा तो पाया कि वो भी जाग चुकी थी। अंजलि इस वक्त उसकी डेनिम को देखे जा रही थी। शिवाक्ष के चेहरे पर उसे देखकर मुस्कान आ गई। शिवाक्ष के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आई तो उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उफ, भूख से मरा जा रहा हूँ, पता नहीं कमरा कब खुलेगा। बोलकर वो उठकर बैठ गया। अंजलि भी अब उसकी ओर देखने लगी। फिर उसने भी अपने पेट पर हाथ रख दिया। भूख तो उसे भी बहुत लगी थी। अंजलि को कुछ याद आया तो वो बेंच पर रखे अपने बैग की ओर चल दी। अंजलि के चलने से छन छन की आवाज़ आने लगी। शिवाक्ष उसके पैर की ओर देखने लगा। काले धागे में बंधे घुंघरू को देखकर वो मुस्कुरा दिया। अंजलि बैग के पास गई और बैग से चॉकलेट निकालकर शिवाक्ष के पास आकर उसकी ओर बढ़ा दी। शिवाक्ष ने चॉकलेट देखी तो जल्दी से ली और खाने लगा। अंजलि उसके पास ही खड़ी उसे देखती रही। 2-3 बाइट खाने के बाद शिवाक्ष ने अंजलि की ओर देखा और पूछा, तुम्हारे लिए और भी है क्या? अंजलि ने ना में सिर हिला दिया। तो तुम्हें भूख नहीं है क्या? पूछते हुए शिवाक्ष ने उसे देखा। कोई बात नहीं, आप खा लीजिए, कहकर अंजलि हल्का सा मुस्कुरा दी। ऐसे कैसे अकेले खा लूँ? तुम भी तो कल से लेकर भूखी ही हो, दोनों आधी आधी खाएंगे। बोलकर शिवाक्ष ने चॉकलेट को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा अंजलि की ओर बढ़ा दिया। अंजलि ने चॉकलेट ले ली। दोनों ने आधी आधी चॉकलेट खा ली। थैंक यू। बोलते हुए अंजलि ने शिवाक्ष को उसकी जैकेट पकड़ाई। वेलकम एंड
थैंक यू टू, बोलकर शिवाक्ष ने अपनी जैकेट पकड़ ली। अंजलि ने दरवाजे की ओर देखा और पूछा, ये दरवाज़ा कब तक खुलेगा? शिवाक्ष ने अपनी घड़ी की ओर देखा और बोला, 7 बजे कॉलेज खुल जाता है, तो ये भी 7 बजे के आसपास ही खुलेगा, पर अभी 7 बजने में 2.5 घंटे बाकी हैं। ओके, अगर किसी ने अंदर आकर हमें साथ देख लिया तो ना जाने कितने सारे सवाल खड़े करेंगे। बोलते हुए अंजलि का चेहरा फिक्र से भर गया। कोई नहीं देखेगा, और अगर देख भी लिया तो कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, सो डोंट वरी। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपनी जैकेट पहन ली। अंजलि, पर ऐसा कुछ करना ही क्यों जो किसी को कुछ भी बोलने का मौका मिले? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे किसी को पता ही ना चले कि हम दोनों यहाँ अंदर बंद थे? शिवाक्ष ने सुना तो गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके, इन दैट केस जब दरवाज़ा खुलेगा तो हम लोग छुप जाएंगे ताकि वॉचमैन को हम नज़र ही ना आए, और वॉचमैन के दरवाज़ा खोलने के तुरंत बाद कोई अंदर नहीं आता तो हमें टाइम मिल जाएगा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं। अंजलि ने सिर हिला दिया। दोनों ने जैसे तैसे 2.5 घंटे काटे और 7 बजते ही दोनों दरवाजे की ओर आस लगाए हुए देखने लगे। 7:30 हो गए थे, लेकिन वॉचमैन ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला था। अंजलि का चेहरा उतर गया। अब दरवाज़ा खुलने का और इंतज़ार उससे नहीं हो रहा था। तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आने पर शिवाक्ष और अंजलि दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जल्दी से बुक शेल्फ के पीछे जाकर छिपने लगे। दोनों जल्दी से बुक शेल्फ के पीछे जाने लगे तो जल्दबाजी में शिवाक्ष का पाँव अंजलि के पाँव से उलझ गया। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। दोनों ही संभल नहीं पाए और एक साथ नीचे गिर पड़े। शिवाक्ष नीचे था और उसकी पीठ फ्लोर से लगी थी, वहीं अंजलि उसके ऊपर थी। गिरने की वजह से अंजलि ने शिवाक्ष के सिर के नीचे अपना हाथ रख दिया, जिससे शिवाक्ष का सिर फ्लोर से नहीं टकराया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। शिवाक्ष ने अपने सिर के नीचे अंजलि के हाथों को देखा और फिर उसके चेहरे पर बिखर आई जुल्फ़ों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, कितना इम्पोर्टेंट हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। जब तक तुम मुझसे उलझ ना लो तब तक तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता। बोलते हुए शिवाक्ष उसकी आंखों में देखने लगा। जी नहीं, बोलकर अंजलि ने उसे घूरा और आगे बोली, ऐसा आपको लगता होगा लेकिन आप मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा? बोलते हुए शिवाक्ष ने उसके हाथों की तरफ देखा और बोला, तो फिर मेरे सिर के नीचे हाथ क्यों लगाया? बजने देती मेरे सिर को फ्लोर से। बोलते हुए शिवाक्ष उसके चेहरे को देखने लगा। अंजलि ने अपने हाथों को देखा और बोली, अगर ऐसा है तो आपने रात को मेरे ऊपर अपनी जैकेट क्यों डाली? सोने देते मुझे ठंड में। वो तो इंसानियत के नाते डाल दी थी, क्योंकि तुम ठंड से कांप रही थी और मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। बोलते हुए शिवाक्ष ने उसकी आंखों में देखा। एग्जैक्टली सेम हियर। अगर आपका सिर बचता तो आपको बहुत ज़ोर से लगती, और इंसानियत के नाते मैं अगर कुछ कर सकती थी तो मैंने किया। अंजलि ने सहजता के साथ जवाब दिया। अंजलि ने कहा तो अब शिवाक्ष चुप हो गया, या यूं कहें कि उसके पास इस बात पर बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। दोनों लेटे हुए एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर हुई आवाज़ से दोनों का ध्यान उस ओर चला गया। अंजलि ने धीरे से शिवाक्ष के सिर के नीचे से हाथ निकाले और उठने लगी तो शिवाक्ष ने उसकी कमर पर पकड़ कस ली और धीरे से बोला, श्श, हिलो मत, वरना आवाज़ होगी, और फिर अगर किसी ने देख लिया तो मुझे मत कहना। अंजलि ने सुना तो वो वैसे ही बिल्कुल जम सी गई और कमरे की आवाज़ को सुनने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और कमरे में आ रही रोशनी बढ़ गई। श्वेता दरवाजे के पास से अंदर झांकने लगी। उसने चारों ओर देखा पर उसे अंजलि नहीं दिखाई दी। कहाँ गई ये मुसीबत? कहीं यहाँ से निकल तो नहीं गई होगी ना? बोलते हुए श्वेता ने बेंच पर देखा तो अंजलि का बैग वहीं पर रखा था। बैग तो यहीं पर है, हो सकता है वहीं अपने बैग के पास ही बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी हो, जाकर देखती हूँ। बोलते हुए श्वेता धीमे कदमों से उसके बैग की ओर बढ़ गई। बैग के पास आकर देखा तो वहाँ आसपास कोई नहीं था। यहाँ भी नहीं है तो फिर गई तो गई कहाँ? फुसफुसाकर बोलते हुए श्वेता दूसरी ओर जाकर उसे देखने लगी। श्वेता दबे पांव चल रही थी तो उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी। जब शिवाक्ष और अंजलि को कमरे में कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो उन्हें लगा कि वॉचमैन अब यहाँ से जा चुका होगा। अंजलि बहुत ध्यान से कमरे की आवाज़ को सुन रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि अब कमरे में कोई नहीं है तो वो शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने उसे देखा और उसकी कमर से अपने दोनों हाथों को हटाकर ज़मीन पे अपने सिर के पास रखते हुए बोला, अब क्या ऐसे ही मेरे ऊपर लेटी रहोगी? उठना नहीं है क्या? कहीं तुम्हारा इरादा मुझे मॉलेस्ट करने का तो नहीं है ना? बोलते हुए शिवाक्ष ने बड़ा सा मुंह खोल दिया। अंजलि ने सुना तो मुंह खोले उसे देखने लगी। शिवाक्ष थोड़ा हकलाने की एक्टिंग करते हुए आगे बोला, देखो देखो, मैं शरीफ घर का लड़का हूँ
अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो। शिवांश ने इतना ही कहा था कि अंजलि ने उसकी नौटंकी को बीच में ही रोकते हुए उसके होंठों पर हाथ रख दिया और आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए बोली, चुप रहिए, कुछ भी बोल रहे हैं, आए अच्छे घर से तो मैं क्या आपको ऐसी वैसी लगती हूँ क्या? और मेरा ऐसा कोई घटिया इरादा नहीं है और ना ही इतनी गंदी सोच। बोलते हुए अंजलि उसे ही घूरे जा रही थी। शिवांश हल्की मुस्कान के साथ उसके चेहरे को देखता रहा। अब क्या देख रहे हैं? पूछते हुए अंजलि ने भौहें ऊपर उठा दी। शिवांश ने आंखों से अपने मुंह की ओर इशारा किया तो अंजलि ने झट से अपना हाथ हटा दिया और उसके ऊपर से साइड को पलट गई, फिर उठकर खड़ी हो गई। अंजलि बुक शेल्फ के पीछे से बाहर निकल गई। जैसे ही सामने को आई और अपनी नज़रों के सामने श्वेता को देखकर उसके कदम अपनी जगह पर ही ठहर गए। शिवांश भी वहां से बाहर निकला और ऐसे पुतले की तरह खड़ा देखा तो पूछा, अब क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो गई? अभी तो बहुत जल्दी थी जाने की। पूछते हुए शिवांश ने अंजलि के चेहरे को देखा तो उसकी नज़रों का पीछा करते हुए सामने देखने लगा। श्वेता हैरान सी उन्हें ही देखे जा रही थी। शिवांश, ये यहाँ क्या कर रहा है? सुबह तो आ नहीं सकता क्योंकि मैंने ही अभी दरवाज़ा खोला और मैं ही सबसे पहले अंदर आई। तो इसका मतलब शिवांश भी कल से लेकर यहाँ पर बंद था। सोचते हुए श्वेता के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। श्वेता को वहाँ देखकर शिवांश थोड़ा हैरान सा रह गया। उसने चौंकते हुए पूछा, श्वेता, तुम इतनी सुबह यहाँ? शिवांश का सवाल सुनकर श्वेता अपने ख्यालों से बाहर आई और झट से बोली, हाँ वो मैं। इतना कहकर वो शिवांश से उल्टा सवाल करते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवांश और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंजलि ने धीरे से नाम में सिर हिला दिया। श्वेता ने दोनों को एक दूसरे को इशारे करते देख लिया। दोनों को इस तरह से एक दूसरे को देखते हुए देखता पाकर श्वेता ने अपने नाखून अपनी हथेली में ही गड़ा लिए। शिवांश ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, वो मुझे कुछ काम था तो मैं जल्दी आ गया था, बाकी इसका ये ही जाने। बोलकर उसने अंजलि को देखा। पर मुझसे पहले तुम अंदर कैसे आ सकते हो? श्वेता ने बौखलाते हुए पूछा। फिर उसे एहसास हुआ कि वो अपना कंट्रोल खोने लगी है तो बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब तुम अंदर कैसे आ सकते हो? आई मीन दरवाज़ा तो अभी खुला नहीं ना, तो तुम्हें कैसे पता कि दरवाज़ा कब खुला है? शिवांश ने उससे सवाल किया। श्वेता, वो मैं अभी जब वॉचमैन गया तो उसके बाद ही यहाँ आ गई थी तो मुझे पता है। शिवांश सीरियस होकर बोला, ओह, पर मैं वॉचमैन की दरवाज़ा खोलते ही अंदर आ गया था और अब मुझे किसी के सवालों का जवाब नहीं देना, तो पूछना भी मत। बोलते हुए शिवांश ने जाकर अपना गिटार उठा लिया। श्वेता ने देखा कि शिवांश अंजलि के लिए उससे झूठ बोल रहा है तो उसका खून खौलने लगा। वो गुस्से से अंजलि को घूरने लगी। श्वेता ने जब देखा कि शिवांश गुस्सा हो रहा है तो अपने शब्दों को संभालते हुए बोली, अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी शिवांश, वो इतनी जल्दी तुम कभी आते नहीं हो ना कॉलेज, तो बस इसीलिए। बोलते हुए श्वेता ने उससे प्यार से बात करने लगी। अंजलि ने जब देखा कि शिवांश और श्वेता आपस में बात करने लगे हैं तो वो चुपचाप अपना बैग उठाए वहाँ से बाहर निकल गई। शिवांश ने अंजलि को जाते हुए देखा तो वो भी बाहर जाने लगा। श्वेता ने उसे जाते हुए देखा तो उसे रोकते हुए बोली, शिवांश, अब अगर हम दोनों जल्दी आ ही गए हैं तो तुम मुझे एक गाने पर गिटार बजाना सिखाओ ना। तुमने कल कहा था कि तुम मुझे बजाकर दिखाओगे और फिर मैं सीखना चाहूँ तो सीख लूँगी। शिवांश ने अपने गिटार की तरफ देखा और बोला, अभी मैं थक चुका हूँ श्वेता, बाद में सिखा दूंगा, बाय। बोलकर शिवांश वहाँ से बाहर निकल गया। शिवांश, बोलते हुए श्वेता ने उसे रोकना चाहा पर वो वहाँ से चला गया। श्वेता की आंखों में खून उतर आया। ब्लडी बिच, ये लड़की सारी रात शिवांश के साथ इस कमरे में बंद थी और शिवांश भी अभी झूठ बोलकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसा कर क्या दिया इसने एक ही रात में जो शिवांश इसके इशारों पर चलना सीख रहा है? 2 सालों में कभी मेरे इशारों की तरफ तो नज़र भी नहीं डाली और इसके नाम में सिर हिलाने पर बहाने बनाकर बताने लगा। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये शिवांश के करीब नहीं आ सकती, ये मेरे और शिवांश के बीच में नहीं आ सकती। बोलते हुए श्वेता ने फ़ोन निकाला और गैलरी में शिवांश की फ़ोटो देखने लगी। फिर पिछली यादों में खो गई। फ्लैशबैक 2 साल पहले, कॉलेज कैंपस। शिवांश और अक्षत बाइक से कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज के बाहर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ते हुए दिखाई दिए। शिवांश ने अक्षत को देखा और फिर दोनों उन लड़कों की ओर बढ़ गए। पास जाकर देखा तो रेड थाई लेंथ बॉडीकॉन ड्रेस पहने एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी और कुछ लड़के उसके इर्द गिर्द खड़े होकर उसे परेशान कर रहे थे। तभी एक लड़का आगे बढ़ा और उसे बाजू से छूने लगा तो लड़की ने खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। लड़के ने अपने गाल पर हाथ रखा और गुस्से से बोला, मुझे थप्पड़ मारती है? रुक,
अभी बताता हूँ। बोलते हुए उसने जैसे ही लड़की के बालों को हाथ लगाना चाहा तो एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। तड़ाक से उसके दांतों के टूटने की आवाज़ आई। लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। उसे चक्कर आने लगे। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और शिवाक्ष की तरफ देखने लगा। वहीं आसपास खड़े बाकी लड़के भी शिवाक्ष को देखने लगे। उसका पंच बहुत ज़ोरदार था। आसपास खड़े लड़के उसे देखने और उसकी आवाज़ सुनने भर से ही अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो पंच कितने ज़ोरों से इस लड़के को लगा था। लड़की ने भी घूमकर शिवाक्ष की ओर देखा तो उसकी नज़रें ठहर गईं। वो धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए उसे ही देखने लगी। पीछे गर्दन को कवर करते हुए लंबे बाल जो हवा चलने से लहरा रहे थे, परफेक्ट जॉ लाइन, काली गहरी आंखें और कसा हुआ बदन। शिवाक्ष किसी हीरो की तरह नजर आ रहा था और वो लड़की अपनी नज़रें उससे फेर ही नहीं पा रही थी। शिवाक्ष ने लड़के को घूरा और बोला, हड्डियां सही सलामत चाहता है तो निकल जा यहाँ से और दोबारा किसी लड़की को छेड़ते हुए नजर मत आना, वरना ऐसा हाल होगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाएगा। शिवाक्ष ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। लड़के के मुंह से निकलते हुए खून को नीचे धूका और बोला, अरे तू मारेगा तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। एक घूसा मारकर खुद को 30 मार खा समझ रहा है क्या? अपने साथी लड़कों को देखते हुए, ए सब मारो रे इसको, एक एक हड्डी तोड़ दो, फिर बताता हूँ कि किसका बुरा हाल होगा। बोलते हुए लड़के ने अपनी बाजू में खून साफ किया और अपने साथी के हाथ में पकड़ा हुआ बेट अपने हाथ में लेते हुए बोला, अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब हमारा बल्ला और तुम्हारा सिर, आज तो बल्ला भी टूटेगा और तुम्हारा सिर भी फूटेगा। लड़के की बात सुनकर अक्षत ने अपना सिर पीटा और बोला, अरे क्यों मुसीबत को बुलावा दे रहे हो भाई? मैं बता रहा हूँ, सामने खड़ा आदमी रहम नहीं खाएगा और तुम सबको 4 कंधों पर घर जाना पड़ेगा। इसके लिए 100 आदमी भी लड़ने के लिए कम पड़ जाएं। तुम तो फिर भी 8 ही हो। अक्षत ने कहा तो वो सब हंस दिए। लड़का बोला, अभी पता चल जाएगा कि कौन किस पर रहम खाएगा। बोलते हुए वो शिवाक्ष को घूरने लगा। अक्षत ने सिर हिला दिया और बोला, विपरीत बुद्धे विनाश काले, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद ही होगे। शिवाक्ष ने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और लड़की को चुटकी बजाते हुए उंगली के इशारे से पीछे जाने के लिए कह दिया। लड़की पीछे जाकर अक्षत के साथ में खड़ी हो गई और शिवाक्ष को देखते हुए बोली, ये इतने सारे लोगों से लड़ तो लेगा ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये सब लोग इसे मारकर इसकी चटनी बना दे और हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में ये खुद ही हॉस्पिटल पहुंच जाए। अक्षत हंसा और बोला, इसमें मुझसे क्या पूछ रही हो? खुद ही देख लो कि कौन हॉस्पिटल पहुंचता है। बोलते हुए अक्षत ने सामने की ओर इशारा कर दिया। लड़के ने शिवाक्ष को मारने के लिए बेड घुमाया तो शिवाक्ष नीचे झुक गया और अपने पेट में खींचकर घूंसा दे मारा। लड़का सड़क पर स्लाइड करता हुआ पीछे जा गिरा और अपने पेट पर हाथ रखकर कराहने लगा। बाकी लड़के भी आकर शिवाक्ष को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक भी बार कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगा पाया। लड़की आंखें फाड़े शिवाक्ष को देखने लगी। फाइट करते वक्त उसके हवा में लहराती जुल्फें उसे एक अलग ही चाम दे रही थी। गुस्से से भरा उसका चेहरा लड़की को और देखते रहने पर मजबूर सा कर रहा था। लड़की उसी में कहीं खो सी गई। कुछ ही देर में सारे लड़के सड़क पर पड़े पड़े करहा रहे थे। शिवाक्ष उस लड़के के पास गया और पंजों के बल बैठते हुए बोला, चलो उठो, अभी तो लड़ना बाकी है। लड़के ने मुश्किल से हाथ जोड़े और बोला, नहीं भाई बख्श दो, अब से ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। छेड़ना और छूना तो बहुत दूर की बात है। बस आज जिंदा छोड़ दो। अब जिंदा छोड़ने लायक बचा ही क्या है? बोलते हुए अक्षत उनके पास आया और नीचे पड़े लड़के को देखते हुए बोला, पहले ही कहा था ना, सुन लेते तो शायद अभी अपने पैरों पर खड़े होते, पर नहीं। एक तो गलती करनी है और ऊपर से लड़ाई भी करनी है। माफ़ कर दो और जल्दी एम्बुलेंस को बुला दो, बहुत दर्द हो रहा है। बोलते हुए लड़का रोने लगा। आज के बाद यहाँ कहीं नज़र मत आना, वरना जहाँ दिखाई दिए वहीं पीट दिए जाओगे। बोलते हुए अक्षत ने उसे वार्निंग दी। लड़के ने सिर हिलाया और बोला, अरे अम्मा कसम, दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। हम तो यहाँ के हैं भी नहीं, घूमने आए थे और अब वापस चले जाएंगे और दोबारा कभी इस जगह नहीं आएंगे। बोलकर वो दर्द से करहा उठा। गलती से भी शिवाक्ष का नाम नहीं आना चाहिए कि इसने तुम्हारा ये हाल किया। अगर पुलिस केस बना तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, पर तुम्हें जेल की चक्की पिसवाएंगे। बोलते हुए अक्षत ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगा दिया। अरे नहीं होगा भैया, सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ही डाल लेंगे, अभी हमको भेज दो। बोलकर वो बेहोश हो गया। अक्षत ने उनके लिए एम्बुलेंस बुलवा दी। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा और उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, वाह मेरे शेर, क्या कहने तेरे। शिवाक्ष हल्का मुस्कुरा दिया और अपनी स्लीव्स ठीक करने लगा। तभी लड़की आकर उसके सीने से लिपट गई और रोने लगी।
अक्षत और शिवांश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लड़की ने रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचाया, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और ये लोग बहुत बदतमीज़ भी कर रहे थे। तुम नहीं आते तो पता नहीं मैं क्या ही करती। बोलते हुए लड़की ने उसे और कसकर पकड़ लिया। शिवांश ने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और बोला, इट्स ओके, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने किया, और अगर ऐसा कुछ होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना करें। बोलते हुए शिवांश ने उसे खुद से दूर किया और उससे 2 कदम दूर हटकर खड़ा हो गया। फिर आगे बोला, बी स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर लोगों का ज़माना नहीं है, जो अपनी मदद नहीं करता उसकी मदद कोई नहीं करता। अक्षत ने लड़की को देखा और पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? श्वेता तिवारी। बोलते हुए लड़की मुस्कुरा दी और शिवांश की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। शिवांश ने उसके हाथ को देखा और फिर उससे हाथ मिला लिया। श्वेता के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो एकटक शिवांश के चेहरे को देखती रही, पर शिवांश ने उससे अपनी नज़रें घुमा ली थी। वो नीचे सड़क को देखे जा रहा था। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट डे। श्वेता अपने फ़ोन में शिवांश की तस्वीर को घूरते हुए देखे जा रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ देखा तो नाखून चुभाने से उसकी हथेली से खून निकलने लगा था। मेरे होते हुए तुम किसी और को नहीं देख सकते शिवांश। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, और उस दिन तुमने ही तो मेरे सिर पर हाथ फेर कर मुझे कंसोल किया था, और इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं किसी और को तुम्हारे नज़दीक नहीं आने दूंगी। बोलकर श्वेता भी म्यूज़िक रूम से बाहर निकल गई और सिक्योरिटी रूम में चली गई। अंदर जाकर उसने रात की रिकॉर्डिंग दुगनी तेज़ी से चला दी। रिकॉर्डिंग देखते हुए उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने हाथ में पकड़े माउस को खींचा और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। शिवांश और अंजलि को फ़ोन के लिए लड़ता देख और फिर शिवांश को उसे अपनी जैकेट उड़ाता देख श्वेता गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। उसने दीवार पर हाथ मारा और बोली, शिवांश को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बोलते हुए श्वेता ने नीचे पड़े माउस को लात मारी और वहाँ से बाहर निकल गई। अंजलि रूम में पहुंची तो नीचे आकर मकान मालकिन से फ़ोन लेकर अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन पिक हुआ तो अंजलि बोली, हेलो माँ। गुड़िया, बेटा कहाँ है तू और फ़ोन कहाँ है? तेरा कल से कितनी कॉल्स की तुझे, लग क्यों नहीं रहा? तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मुझे बता, मैं आऊँ क्या? पूनम जी ने एक ही सांस में सब बोल दिया और सवालों की बौछार लगा दी। शांत हो जाइए माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ नहीं हुआ है मुझे। बोलते हुए अंजलि ने उन्हें शांत कराया और आगे बोली, वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया इसीलिए नहीं लग रहा, बाकी सब ठीक है। पूनम जी ने सुना तो कन्फर्म करते हुए पूछी, सच बोल रही है ना? बिल्कुल सच बोल रही हूँ माँ, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना फ़ोन ठीक कराने की कोशिश कर रही हूँ, अगर ठीक हो गया तो इसी से आपको कॉल करूँगी। बोलते हुए अंजलि ने उन्हें समझाया और आगे बोली, अच्छा माँ, अभी मैं रखती हूँ, कॉलेज जाने की तैयारी कर लेती हूँ वरना लेट हो जाऊँगी। ठीक है, संभल कर जाना और शाम को फिर से फ़ोन करके बताना। बोलते हुए पूनम जी ने उसे बाय कह दिया। अंजलि ने भी बाय कहकर फ़ोन रख दिया और मकान मालकिन को फ़ोन लौटाकर अपने रूम में चली गई। रूम में आकर अंजलि खुद को शीशे में देखने लगी। अक्सर हसीन चीज़ें सबको नज़र आ ही जाती हैं। ये आँखों की चमक, ये बातों की महक कहाँ से चुराई है आपने? शिवांश के बोले हुए शब्द अंजलि के दिमाग में घूमने लगे। वो गोल गोल घूमते हुए अपने आप को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। काफ़ी देर तक खुद को मुस्कुराते हुए देखने के बाद बाहर से सुनाई दिए गाड़ी के हॉर्न से उसका ध्यान टूटा। ये तू क्या सोच रही है अंजलि? कुछ भी चलने लगा है तेरे दिमाग में? अब सोचना बंद कर और तैयार हो जा। बोलते हुए उसने कपड़े लिए और नहाने चली गई। दूसरी ओर शिवांश घर पहुंचा तो प्रेरणा जी हॉल में ही दिख गई। प्रेरणा जी ने उसके सामने आकर पूछा, कहाँ घूम रहे थे पिछली रात को शिव? बाहर था मॉम। बोलते हुए शिवांश ने उन्हें गले से लगा लिया। बोलते हुए प्रेरणा जी ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिए और आगे बोली, तुम्हारे डैड तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वो गुस्सा हो गए थे जब उन्हें पता चला कि तुम फिर से घर नहीं आए हो। उन्हें मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो इंसान खुद भी हफ्ते में एक बार घर का चक्कर लगाए, उन्हें मुझसे इस बारे में कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है। शिवांश ने ऊबे हुए लहजे में कहा, ऐसा नहीं कहते शिव, वो तुम्हारे पापा हैं, उन्हें फ़िक्र रहती है तुम्हारी। बोलते हुए प्रेरणा जी उससे अलग हुई। मुझे अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उन्हें मेरे यहाँ होने से फ़र्क पड़ता है या नहीं, मेरी फ़िक्र होती है या नहीं। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं था, और अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही तो मेरे पास आने की कोशिश करते रहते हैं और मेरा हाल चाल पूछते रहते हैं। पर मेरे लिए तो मेरे डैड सिर्फ नाम के हैं। मेरी ज़िंदगी में उनकी इम्पोर्टेंस बस इतनी है कि मेरे नाम के पीछे उनका नाम जुड़ा है।
इससे ज़्यादा अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है, तो अब बेहतर होगा कि ये फिक्र का दिखावा वो ना ही करें। बोलकर शिवाक्ष जाने लगा तो प्रेरणा जी ने उसे रोकते हुए कहा, शिवाक्ष वो तुम्हारे डैड हैं, उनके लिए इतना सख्त हो जाना और दिल में इतनी करवाहट भर लेना सही नहीं है। उनका फ़ोन आया था और तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। मॉम। बोलते हुए शिवाक्ष एक उदासी भरी नज़रों और थकी हुई मुस्कान चेहरे पर लगाकर उनकी ओर देखते हुए आगे बोला, आप हमेशा क्यों मिस्टर राजवंश को डिफेंड करने में लगी रहती हैं? उन्होंने आपके साथ भी तो गलत किया है ना। यू नो वॉट मॉम, दैट मैन डोंट डिज़र्व योर लव, केयर एंड सपोर्ट, बल्कि वो अब हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। शिवाक्ष ने इतना कहा ही था कि प्रेरणा जी ने एक ज़ोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। पूरे हॉल में उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। शिवाक्ष ने गाल पर हाथ रखा और प्रेरणा जी को हैरानी से देखने लगा। आपने मुझ पर हाथ उठाया मॉम? बोलते हुए शिवाक्ष की आंखें नम हो चुकी थीं। अचानक से ऐसे थप्पड़ पड़ने से शिवाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। प्रेरणा जी कुछ पल को खामोश सी हो गई, फिर अपने हाथ को देखने लगी। वो शिवाक्ष पर हाथ नहीं उठाना चाह रही थी, लेकिन शिवाक्ष की कही बात से उनका हाथ अपने आप ही उस पर उठ गया। शिवाक्ष ने नम आंखों से उन्हें देखा और फिर अपने कदम पीछे की ओर लेने लगा। शिवाक्ष, मेरी बात सुन बेटा। बोलते हुए प्रेरणा जी ने शिवाक्ष का हाथ पकड़ने लगी और रोकने लगी। शिवाक्ष जल्दी से पीछे हट गया तो प्रेरणा जी उसका हाथ नहीं पकड़ पाई। शिवाक्ष ने गाल से हाथ हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए थे। आप कभी उनके बारे में गलत सुन ही नहीं सकती ना मॉम। पता नहीं क्यों, लेकिन आप हमेशा उनमें से और मुझ में से उन्हें ही चुनती हैं। उस आदमी ने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी आपको हमेशा वही सही लगते हैं। बोलते हुए शिवाक्ष अपने कदम पीछे की ओर लेता रहा। तुम भी मेरे लिए ज़रूरी हो शिव। जितना बुरा तुम अपने पापा को समझते हो उतने बुरे वो नहीं है। काश तुम कभी इस बात को समझ पाओ। बोलते हुए प्रेरणा जी उसकी ओर जाने लगी और शिवाक्ष को गले लगाने की कोशिश करने लगी तो शिवाक्ष ने हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, आप रहने दीजिए मॉम। आप हमेशा मुझसे कहती हैं कि मैं समझूं, लेकिन मुझे समझना क्या चाहिए ये आज तक मुझे नहीं समझाया है। हर बार बस आप यही कहकर टाल देती हैं कि मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन आप कभी ये नहीं बताती कि मैं समझूं क्या। क्या मैं ये समझूं कि उनका घर से बाहर आपको छोड़कर किसी और के साथ रहना सही है, या फिर ये समझूं कि उनका मेरे हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल ना होना भी सही है, या फिर ये समझूं कि उनकी वजह से आपकी आंखों से आंसू बहना सही है। आप उनकी गलतियों को बार बार सही कैसे बता सकती हैं, जबकि ये बात साफ दिखाई देती है कि वो गलत है। फिर भी आप आंख पर पट्टी बांधकर उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उनकी ही तरफदारी करती हैं। आपको मैं आज तक नहीं समझ पाया मॉम, पर अगर मुझे उनके बारे में ये सब समझना है तो सॉरी, मैं ये नहीं समझ सकता। बोलकर शिवाक्ष तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। काश मैं तुम्हें सब बता पाती शिवाक्ष, पर हालात ही ऐसे हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी बताने की हिम्मत और ताकत मुझ में नहीं है। पर एक दिन शायद तुम अपने डैड को ज़रूर समझोगे। बोलते हुए उन्होंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और अपने कमरे में चली गई। इधर अंजलि कॉलेज पहुंची तो खुशी और आकाश गेट के पास ही उसे मिल गए। खुशी ने उसे हक किया और पूछने लगी, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था अंजलि? कल जब मैंने तुम्हारा कॉल देखा तो उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस किए, पर तुमने ना वो देखे और ना ही किसी का रिप्लाई दिया। बोलते हुए खुशी उससे शिकायत कर रही थी। अंजलि जवाब देते हुए कहती है, सॉरी खुशी, वो मेरा फ़ोन गिरकर टूट गया था और फिर चला ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। ओह, तभी कल से लेकर स्विच ऑफ बता रहा है। बोलते हुए आकाश ने अंजलि को देखा। अंजलि ने सिर हिला दिया। कॉलेज की बेल बजी तो अंजलि बोली, शाम को वापस जाते वक्त फ़ोन रिपेयर के लिए दे जाऊंगी, अभी क्लास लगा लेते हैं। अंजलि ने कहा तो वो तीनों अंदर चले गए। क्लास खत्म हुई तो अंजलि, आकाश और खुशी तीनों कॉलेज से बाहर निकल गए। तभी एक कार आकर पार्किंग में रुकी। तीनों ने उस ओर देखा तो ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक लड़का कार से बाहर निकला। फिर कार के दरवाजे से टिकते हुए उसने आंखों पर चश्मा चढ़ाया और रौबदार चाल चलते हुए कॉलेज के अंदर चला गया। हाय कहते हुए खुशी ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और आंखें फाड़े उस लड़के को देखने लगी। आकाश और अंजलि खुशी को देखने लगे। खुशी ने आगे कहा, ये कितना स्मार्ट है, क्या लुक्स हैं, क्या चाल है, एकदम कमाल। शायराना अंदाज में बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। आकाश ने सुना तो उसका चेहरा उतर सा गया। आकाश, अच्छा ऐसा क्या खास है? बोलते हुए वो खुशी की आंखों को देखने लगा जो अभी भी उस लड़के का ही पीछा कर रही थी। अरे क्या खास नहीं है ये पूछो आकाश, सब कुछ कितना डैशिंग है।
अट्रैक्टिव चेहरा, रौबदार पर्सनैलिटी, सिक्स पैक एब्स और आंखों पर चढ़ाया काला चश्मा को कह ढा रहा है। ये कितना हैंडसम है। बोलते हुए वो खोई हुई हल्का हल्का झूमने लगी। आकाश ने जाते हुए प्रवीण को देखा और बोला, तुम्हें उसका चश्मा अच्छा लगा क्या खुशी? बहुत, मुझे ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, और काला चश्मा लगाए हुए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खुशी ने खोए हुए ही कहा। आकाश ने अपना नज़र का चश्मा ठीक किया और खुशी की आंखों की चमक को देखने लगा। अंजलि ने दोनों को देखा और फिर बोली, तो अभी उस लड़के को ही देखते रहोगे कि यहाँ से चलोगे भी? खुशी, हाँ चलो, अब तो वो लड़का भी अंदर चला गया और तुम्हें फ़ोन भी ठीक कराने को देना है ना। बोलते हुए खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ते हुए बोली, बस भगवान करे कि वो लड़का यहाँ ही पढ़ने आया हो और हमारी ही क्लास में हो, फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तो हमारी बात होने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगी। बोलते हुए वो खुशी से हंस दी। आकाश उदासी से भरा चेहरा लिए दोनों के साथ ही चल दिया। तीनों कॉलेज के साथ ही लगी मोबाइल शॉप की ओर चल दिए। मोबाइल शॉप पर जाकर अंजलि ने अपना फ़ोन उन्हें दिया। आप कल आइएगा, कल तक हम देखते हैं, अगर ये ठीक हो सकता है तो कल पता चल जाएगा, बोलकर दुकान वाले ने फ़ोन ले लिया और अपना काम करने लगा। अंजलि, खुशी और आकाश शॉप से बाहर आ गए। खुशी ने पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाली और अंजलि और आकाश के पास रोकते हुए बोली, चलो आकाश, हमारा रास्ता एक ही है तो हम साथ चलते हैं। आकाश हल्का मुस्कुरा दिया। खुशी ने अंजलि को देखा और पूछा, तुम्हारा रूम कितना दूर है अंजलि? ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटे में चलकर पहुंच जाती हूँ, अंजलि ने शालीनता से जवाब दिया। तो मतलब स्कूटी पर तो कम टाइम लगेगा, कहो तो मैं छोड़ दूँ? बोलते हुए खुशी ने उसे लिफ्ट ऑफ़र की। अरे नहीं खुशी, मैं चली जाऊँगी, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तुम दोनों जाओ। बोलते हुए अंजलि ने आकाश को देखा जो थोड़ा सा उदास था। ओके, टेक केयर, बोलते हुए खुशी ने अंजलि से हाथ मिला लिया। आकाश खुशी के पीछे बैठा और हाथ हिलाकर उसने अंजलि को बाय कर दिया। बदले में अंजलि ने भी हाथ हिला दिया। खुशी और आकाश चले गए तो अंजलि भी अपने रूम की ओर निकल गई। अंजलि सड़क पर थोड़ा आगे आई तो देखा कि सड़क के किनारे लगी बेंच पर एक लड़का अपने चेहरे को हाथों से ढके हुए झुककर बैठा हुआ था। अंजलि को वो कुछ जाना पहचाना सा लगा। जैसे जैसे वो उसके करीब जाने लगी तो उसे दिखाई दिया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शिवाक्ष था। ये तो शिवाक्ष लग रहे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये मुझे परेशान करने तो नहीं आए ना? सोचते हुए अंजलि घबराने लग गई। फिर धीमे कदमों से उसके सामने से होकर निकलने लगी, लेकिन उसका धीरे धीरे चलना भी किसी काम का नहीं था। उसके पैरों में बंधे घुंघरू से छन छन की आवाज़ से साफ सुनाई दे रही थी। शिवाक्ष उन आवाज़ को सुन सकता था और वो जानता था कि अंजलि उसके सामने से गुजर रही है, लेकिन फिर भी उसने चेहरे से हाथ हटाकर अंजलि की ओर नहीं देखा। बस एक गहरी सांस ली और घुंघरू की आवाज़ को सुनकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे छन छन की आवाज़ धीमी होने लगी। शिवाक्ष ने अपने चेहरे को हाथों से और सख्ती से पकड़ लिया। थोड़ा आगे जाकर अंजलि ने पलट कर देखा तो शिवाक्ष जैसे का तैसा ही बैठा था। उसने ना तो अंजलि को देखा था और ना ही कुछ कहा था। ये इस तरह से क्यों बैठे हैं? देखने से तो लग रहा है काफ़ी परेशान है। होंगे भी क्यों नहीं, पिछली रात को ठीक से नींद भी तो नहीं आई होगी। पर क्या ये सुबह से यहीं बैठे होंगे? नहीं नहीं, सुबह से तो यहाँ नहीं थे, क्योंकि जाते वक्त तो मुझे नहीं दिखाई दिए। बोलते हुए अंजलि खुद ही अपने सवालों के जवाब भी दे रही थी। इनके पास जाऊँ क्या? पर अगर इन्होंने मुझे फिर से परेशान किया तो? पर अगर ऐसा होता तो अभी तक इतने शांत क्यों बैठते, उठकर मुझे परेशान करते? बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर शिवाक्ष को ध्यान से देखते हुए बोली, ऐसा करती हूँ, जाकर पूछ लेती हूँ, हो सकता है सच में बहुत परेशान हो। बोलते हुए अपने ही सवालों जवाबों और दुविधा में उलझी अंजलि ने शिवाक्ष की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। शिवाक्ष को फिर से छन छन की आवाज़ तेज़ होती सुनाई दी तो उसने अपने चेहरे पर अपने हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। अंजलि उसके पास आकर बोली, आप यहाँ सड़क के किनारे क्यों सो रहे हैं? घर का रास्ता भूल गए हैं क्या? शिवाक्ष बिना किसी मूवमेंट के वैसा ही बैठा रहा। अरे हद कर रहे हैं, यहाँ मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप हैं कि चेहरा उठाकर देख भी नहीं रहे, कुछ तो बोलिए। बोलते हुए अंजलि गर्दन टेढ़ी करके उसे देखने लगी। शिवाक्ष अभी भी कुछ नहीं बोला। उसे ऐसे देखकर अंजलि ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसके चेहरे से उसके हाथ को हटाने लगी। व्हाट द हेल? बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि के हाथ को झटक दिया और खड़ा हो गया। अंजलि 2 कदम पीछे की ओर हट गई। शिवाक्ष ने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिमाग में समझ है भी या नहीं? अगर कोई तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा और तुम्हें नहीं देख रहा तो इसका मतलब है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता।
लेकिन फिर भी ढीठ की तरह तुम यहाँ खड़ी होकर मुझसे बात करने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों? बोलते हुए शिवाक्ष की आवाज़ तेज़ हो गई और वो लगभग चिल्ला दिया। अंजलि ने उसे देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। आंखों में गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था और कहीं ना कहीं अंजलि उन आंखों में दर्द भी देख पा रही थी। आपको क्या हुआ है? क्या पिछली रात की थकान की वजह से आप इतने परेशान हैं? क्या उस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, या फिर? अंजलि कंसर्न से पूछ ही रही थी कि शिवाक्ष ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमसे मतलब? मुझे जो भी हुआ हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। बोलकर शिवाक्ष वापस से बेंच पर बैठ गया। मैंने सुना है कि दुख बांटने से कम हो जाता है। अगर कोई बात है तो आप बता सकते हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। बोलते हुए अंजलि ने एक और बार उससे बात करनी चाही। शिवाक्ष ने गुस्से से कहा, अगेन दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, सो जस्ट गो अवे। हाँ तो ठीक है ना, चली जाती हूँ। बोलकर अंजलि उसे घूरने लगी और आगे बोली, आप बैठे रहिए यहाँ पर ही। वैसे भी यहाँ पर बैठने से ही तो सब कुछ ठीक होगा। जब तक आप यहाँ पर चेहरा छुपाए बैठेंगे नहीं, तब तक सब कुछ ठीक कैसे होगा? आप बैठ जाइए दोबारा से और अपना चेहरा अच्छे से पकड़िएगा, ताकि सारी प्रॉब्लम्स जड़ से ख़त्म हो जाएं और दोबारा कभी ना आए। शिवाक्ष आंखें छोटी करके उसे देखने लगा, फिर खड़ा होकर उसके पास आया और उसे बाजुओं से कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम एक बार में समझ नहीं आता? क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो? अरे चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? अंजलि ने उसकी आंखों को देखा जिसमें आंसू भरे पड़े थे। शिवाक्ष की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिससे अंजलि को उसके गुस्से का पता चल रहा था और उसे दर्द भी होने लगा था। मैं तो जा ही रही थी, आपने ही आकर बाजू से पकड़ लिया। बोलते हुए अंजलि की आवाज़ रूंध गई। उसने शिवाक्ष के हाथों को देखा जिसमें नसें उभरी हुई थीं और वो अंजलि की बाजुओं पर कसे हुए थे। शिवाक्ष ने अपने हाथों को देखा और फिर अंजलि की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। शिवाक्ष को एहसास था कि उसने बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, जिससे अंजलि को दर्द हो रहा है। शिवाक्ष ने उसकी बाजुओं से अपने हाथ हटा लिए और बालों में हाथ फेरते हुए दूसरी तरफ देखते हुए बोला, चली जाओ यहाँ से। बोलकर शिवाक्ष घूम गया और वहाँ से जाने लगा। अगर रोना आ रहा हो तो इंसान को रो लेना चाहिए। रोने से मन हल्का हो जाता है और आगे क्या करना है उसके लिए भी इंसान सोच पाता है। अपने आंसुओं को आंखों में मत रोकिए। अंजलि की बात सुनकर शिवाक्ष के कदम ठहर गए। उसने पलटकर अंजलि को देखा और सख्त आवाज़ में बोला, मैं नहीं रोता और मुझे रोना नहीं आ रहा, समझी तुम? अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ और यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम पर यह गुस्सा ऐसे निकल जाएगा, ये ना मैं समझ पाऊँगा और ना ही तुम। सो इट्स बेटर जस्ट लीव मी अलोन। बोलकर वो वापस से घूम गया और जाने लगा। उसे जाते देख अंजलि झट से बोली, रोना किसी को कमज़ोर नहीं बनाता। लोग रोते नहीं हैं ये सोचकर कि ना जाने सामने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन सच बताऊं तो इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि आपके ऊपर क्या बीत रही होती है। तो उसका आपके बारे में कुछ भी सोचना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। बोलकर अंजलि शिवाक्ष की ओर देखने लगी, जो दूसरी ओर को चेहरा किए हुए खड़ा था। अंजलि ने आगे कहा, अपने बारे में सोचकर अपना मन हल्का करने के लिए रोना सबसे आसान तरीका है। इससे आपको सच में अच्छा फील होगा। आप चाहें जितना मना करें, लेकिन आपकी आंखें सब बता रही हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी बात की वजह से परेशानी है और मन भारी हो रहा है, तो आप मन हल्का कर सकते हैं, और तो भी कर सकते हैं। आई प्रॉमिस मैं किसी से नहीं कहूँगी और ना ही आपको आपके रोने की वजह से जज करूँगी, पक्का। बोलकर अंजलि चुप हो गई। शिवाक्ष अभी भी उसकी ओर नहीं पलटा और जेब में हाथ डाले दूसरी ओर ही घूमना रहा। अंजलि ने उसका इतना ठंडा रिएक्शन देखा तो वो आगे कुछ भी कहना उसे सही नहीं लगा। उसने एक झलक शिवाक्ष को देखा और फिर वापस मुड़कर जाने लगी। शिवाक्ष ने उसके जाने की आवाज़ सुनी तो दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा। वो पीछे मुड़ा और अंजलि को देखकर बोला, सुनो। अंजलि के कदम ठहर गए। वो पीछे मुड़ी ही थी कि शिवाक्ष ने जल्दी से आकर उसे हक कर लिया। अंजलि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। शिवाक्ष ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और अपना चेहरा झुकाकर उसके कंधे पर अपना चिन रख दिया। शिवाक्ष के ऐसे अचानक हक कर लेने से अंजलि की सांसें मानो रुकी गई थीं। शिवाक्ष ने उसे गले से लगाकर आंखें बंद कर लीं। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बह निकली।